Okay, today we will discuss about the next one topic, the causes of increasing return to a factor. In our previous topic, we were discussing about the law of the variable proportion, in which it law states that other things being constant, and when a producer uses more and more units of a variable factor along with some fixed factor, the marginal product will initially increases, then decreases, then become zero, and then become negative. And initially the total product will increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, then become maximum, and then start falling. So there were the three phases: increasing rate, diminishing return, increasing return to a factor, diminishing return to a factor. So now we will discuss about what are the reasons that why it just happened, कि जो फैक्टर्स के रिटर्न होते हैं वो इंक्रीजिंग रेट पे क्यों आ रहे हैं, वो डिक्रीजिंग रेट पे क्यों आते हैं, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड ऑफ दैट. सो इनिशियली हेयर द कॉजेज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर. सबसे पहला क्या वजह है कि जब हम एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को इंक्रीज करते हैं, तो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो हमारे रिटर्न्स आते हैं वो इंक्रीजिंग रेट पे आते हैं, राइट? So here the first one reason behind of that is the fuller utilization of the fixed factor. देखो इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि जो फिक्स फैक्टर है वो यूटिलाइज नहीं होता, प्रॉपर अंडर यूटिलाइज्ड रह जाता है. तो उसका जो मतलब अगर अगर उसको फुली तरीके से यूटिलाइज करना है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाता है फॉर इंक्रीजिंग द टोटल आउटपुट, इट लीड टू द मोर ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि जो फिक्स फैक्टर है उसका अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है. सेकेंड वन इज द डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी. सेकेंड वन इज द डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी. जैसे जैसे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाए जाते हैं, अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि जो लोग जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है वो काम करने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को ज्यादा यूज किया जाता है. तो स्पेशलाइज्ड वर्कर, अब देखो किसी चीज में अगर कोई स्पेशलिटी है तो नो डाउट हम वो काम ज्यादा अच्छे से करते हैं, right? It lead to the increase in the efficiency or the productivity of variable factor, जिसकी वजह से marginal product क्या होता है, increase होता है. As well as the third one reason is there that the good coordination or the better coordination between the factor. अब देखो फिक्स फैक्टर को अगर हम अंडर यूटिलाइज करेंगे और जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे, तो जो उन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक्चुअल जरूरी है, वो अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, आर टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट वो क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे. मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा. सेकेंड वन इज द, आई टोल्ड यू इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि एक लिमिट के बाद जो रिटर्न्स है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो डिक्रीज होने लग जाती है. मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लग जाता है और टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज तो होता है बट डिक्रीजिंग रेट पे. तो इसका क्या रीजन है? द फर्स्ट वन इज द फिक्सिटी ऑफ फैक्टर. सबसे पहला रीजन है कि जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज फिक्स्ड. एक फिक्स फैक्टर के ऊपर आपकी एक लिमिट होगी कि आप उसके साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन कर सकते हो, पर आप जितना उसको बढ़ाते जाएंगे, इट विल लीड टू द मोर ऑफ द वियर एंड टीयर, और जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से रिटर्न्स जो है वो रिड्यूसिंग रेट पे मिलने लग जाते हैं. सेकेंड वन, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. अब देखो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सपोज लेबर और लैंड है, अगर आप सोचे कि आप लैंड के प्लेस पे लेबर को यूज कर लेंगे या आप लेबर के प्लेस पे लैंड को यूज कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है. तो डिमिनिशिंग रिटर्न तभी आ जाते हैं जब आप अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए पर्टिकुलरली एक फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हो एक लिमिट के बाद भी, उसकी कैपेसिटी के बाद भी. द थर्ड वन इज द सिमिलर, की कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो, तो जो मतलब अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो रिटर्न्स अच्छे आएंगे,
बेटर आएंगे, बट इन द केस ऑफ द पुअर कोऑर्डिनेशन देयर विल बी द रिडक्शन इन द टोटल आउटपुट. नाउ व्हाट आर द मेजर अजम्पशंस ऑफ द लॉ? देखो हर एक लॉ, इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ बनाए जाते हैं दैट इज मेनली बेस्ड अपॉन द सम अजम्पशंस. तो सबसे पहला हमारा अजम्पशंस इसमें क्या है कि जो रेशियो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जैसे कि लैंड और लेबर का 1:2, 1:3, 1:4, दैट कैन बी चेंज्ड. जरूरी नहीं है वो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज हो रहा है तो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं ना. सेकेंड वन, जो आपका वेरिएबल फैक्टर है, रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली, जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो होमोजीनियस है, मींस कि उनका जो एफिशिएंसी का लेवल है वो बराबर है. ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा एफिशिएंट स्किलफुल है दूसरा कम स्किलफुल है और आप उसको वन बाय वन इंक्रीज कर रहे हो. सो हेयर सिंपली ऐसा नहीं होगा, देखो कि डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं आएंगे अगर आप ये सोचे कि लेटर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर जो है वो कम एफिशिएंट है पहले वालों से. तो ये मेनली यहाँ पर क्या आ जाता है, क्योंकि जो एक आइडियल रेशियो हमें चाहिए होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. अगर आप सोचो कि जो एक फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का आइडियल रेशियो है वो बदलता जाएगा, डिस्टर्ब होता जाएगा, तो आपके रिटर्न जो है वो डाउन जाने लग जाएंगे. आफ्टर दैट द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपकी जो स्टेट है टेक्नोलॉजी की वो चेंज नहीं होती. ओके okay? तो हमारे यहाँ पर 3 स्टेजेस आ जाती हैं प्रोडक्शन की. जब एमपी इंक्रीज हो रहा है इट इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न, एमपी डिक्रीज हो रहा है इट इज नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न, एमपी नेगेटिव है इट इज नोन एज द नेगेटिव रिटर्न. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्या कहीं ऐसी कोई सिचुएशन है, एक मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर. तो कांस्टेंट कब होता है, जब आपकी टीपी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, उससे ज्यादा वो, जैसे 150 से 150 थी वो चेंज नहीं होगी, दैट इज मीन्स हमारी एमपी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है. सो टीपी विल इंक्रीज ओनली एट ए कांस्टेंट रेट, कि हर एक यूनिट को बढ़ाने पर जो आपके टोटल प्रोडक्शन आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है. नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शनल केसेस, कि क्या कहीं ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि ये लो जो है वो पोस्टपोन हो सकता है. तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि सपोज अगर ऐसे सिचुएशन आए कि आपकी टेक्नोलॉजी में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई है, तो आप सेम इनपुट के साथ नो डाउट ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो. एज वेल एज सेकेंड सिचुएशन, कि जब आपका कोई सब्स्टिट्यूट फैक्टर जो है डिस्कवर कर लिया गया है, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, कि फिक्स फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट आपने डिस्कवर कर लिया है तो आपका आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है. जनरली इट इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल दिस इज द पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप सेम इनपुट से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो. Yes, the next one question is there, that what is the shape of the TP, MP and their relationship? The main one topic. TP, MP and AP. We know very well the units of the variable factor, units of the fixed factor is there. देखो फिक्स्ड हमारा सेम ही रहेगा, वेरिएबल फैक्टर हमारा चेंज होता जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है सपोज दिस इज, तो टीपी कैसे कैलकुलेट होगा, सम के अकॉर्डिंग. According to this, the 6 plus 14, 20 plus 14 plus 28, 48. Sorry, 20 plus 28, 48 plus 24, 72 plus 8, 80 plus 4, 84 plus 4, 0, 84 minus 4, 80. Like this. Then AP will be तो टोटल प्रोडक्ट को आप उसके यूनिट से डिवाइड करते जाएंगे. इट विल बी ना AP. Now the question, the simply you just have to construct it. अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस वन लॉ के अकॉर्डिंग भी बताया था कि सिंपली इसमें क्या होता है, आपकी टीपी इनिशियली अगर ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है तो एमपी आपकी तब तक इंक्रीज होगी, एमपी भी और एपी भी. फिर ये डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होके मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे आपकी एपी भी डाउन जाने लग गई, एमपी भी डाउन जाने लग गई. उसके बाद टीपी ने फॉल होना स्टार्ट कर दिया,
आपकी एपी ऊपर रहेगी, एमपी आपकी नेगेटिव चली जाएगी। तो यहाँ पे हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना है। एमपी 0 हो सकती है, एपी कभी भी 0 नहीं होगी। एमपी नेगेटिव जा सकती है, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। सो इनिशियली आई विल टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 टर्म्स। अगर हम टीपी और एमपी की बात करें, तो सिंपल लेवल पे इनका रिलेशनशिप क्या है देखो, टीपी और एमपी का। आई विल टेल यू इन अ सिंपल सेंस। देखो, जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, हमारी एमपी इंक्रीज हो रही है, मींस टीपी is increasing at increasing rate, mp is increasing, मतलब कि जैसे एमपी बिहेव करेगी, टीपी का जो तरीका होगा, रेट होगा, वो एमपी के बिहेव के अकॉर्डिंग होगा। टीपी इंक्रीज होगा किस रेट पे, जिस रेट पे एमपी बिहेव कर रहा है। अगर एमपी डिक्रीज हो रहा है, तो टीपी इंक्रीज होगा किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है। अगर एमपी 0 हो गया, तो टीपी क्या हो गया, अपने मैक्सिमम लेवल पे। यहाँ डिक्रीजिंग रेट आ जाएगा, यहाँ मैक्सिमम आ जाएगा। अगर एमपी नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर टीपी क्या करने लग जाएगा, स्टार्ट्स फॉलिंग। तो मेनली इन दोनों में क्या रिलेशन है, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज इंक्रीजिंग। टीपी इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, एमपी इज डिक्रीजिंग। TP is maximum, MP is 0. TP starts falling, MP is negative. ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। अब देखो, यहां पर ध्यान से देखो, जब तक AP इंक्रीज कर रहा है, जब तक भी AP इंक्रीज कर रहा है, सी दिस वेरी केयरफुली, AP जब भी इंक्रीज कर रहा है, यहां पर जहां तक ये क्या है, MP से कम है, मीन्स जब तक एपी इंक्रीज कर रहा है, एमपी इज ग्रेटर देन, मीन्स हमेशा आप बिहेवियर देखेंगे ना, तो चाहे वो इंक्रीज होने वाला बिहेवियर है, चाहे वो डिक्रीज होने वाला बिहेवियर है, वो ज्यादा तेजी से कौन बिहेव करेगा, एमपी। मतलब कि अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, सपोज एपी भी और एमपी भी, तो एमपी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एपी की बजाय। अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो भी एमपी ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है। Okay, two relations. If both of these are increasing, MP is increasing at a high rate. If both of these are decreasing, MP is decreasing at a high rate. ठीक है। फिर आ गया, MP can be 0 or negative, AP can never be 0 or negative. Okay, AP जिस लेवल पे मैक्सिमम है, AP और MP एक दूसरे के बराबर आते हैं। ये देखो, यहाँ पर जो ये पॉइंट है, यहाँ पर एपी हमारा मैक्सिमम लेवल पे आ गया। कब आया, जब एपी हमारा एमपी से डिडक्ट कट हो रहा है, इसके बाद वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। दीज आर द 4 रिलेशनशिप अमंग द एपी एंड एमपी। MP may be 0 or negative, but AP is no, can never be 0 or negative. This one last page is showing the little bit relationship among the टीपी एंड एमपी, कि सपोज अगर हमारा एमपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे जा रहा है, तो हमेशा हमारी टीपी, जैसे एमपी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो टीपी हमारा इस तरीके से बिहेव करेगा, ऑपोजिशन ऐसे, कन्वेक्सिटी की फॉर्म में। एमपी कांस्टेंट है, टीपी भी कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा। एमपी हमारा फॉल कर रहा है, तो हमारा टीपी कनकेविटी की फॉर्म में आएगा। एमपी अगर 0 या नेगेटिव है, तो टीपी हमारा फॉल होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप अमंग द 4 ऑफ दीज टर्म्स। So these were the entire topics of your chapter number 7.